नमस्कार साथियों, मैं हर्ष गोयल आप सभी का इस कक्षा में स्वागत करता हूं। पिछले कक्षा में हमने प्रश्नावली 9.1 को हल किया था और इस कक्षा में हम पढ़ेंगे केंद्र से जीवा पर लंब। तो इस भाग में हम जानेंगे कि केंद्र से जीवा पर लंब हम किस प्रकार डाल सकते हैं तथा इससे जुड़ी हुई कुछ प्रमेयों को भी हम यहां पर पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की कक्षा। तो हमारे पास टॉपिक है केंद्र से जीवा पर लंब। केंद्र से जीवा पर लंब। तो हम क्या कर रहे हैं बच्चों इसमें कि हमारे पास एक वृत्त है, उसके केंद्र से एक जीवा पर हम लंब डाल रहे हैं। तो देखो किस प्रकार डाल सकते हैं। तो देख लीजिए आपके पास ये हो गया एक सर्कल। क्या हो गया बच्चों, ये हो गया हमारा एक वृत्त और इस वृत्त पर क्या करते हैं, सबसे पहले हम खींचते हैं एक जीवा। ये हो गई एक जीवा। तो देखिए इसका केंद्र तो हो गया O और इसकी जीवा हो गई AB। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, हम इस वृत्त के केंद्र से इस जीवा पर लंब डालना चाह रहे हैं। तो देखिए यहां से इस पर लंब हो गया, ये क्या डाल दिया हमने, इसके केंद्र से जीवा पर लंब डाल दिया। ये मान लीजिए हो गया M। तो हमारा केंद्र क्या हुआ, हमारा केंद्र हो गया O, हमारी जीवा हो गई यहां पर AB और हमारा यहां पर जो लंब हुआ वो लंब कितना हो गया, देखो यही तो लंब है OM। तो यहां पर हमारा लंब हो गया OM। समझ में आया सभी को कि किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब किस प्रकार डाला जाता है। अब देखो जरूरी नहीं है कि ये जीवा आपकी यहीं पर हो, ये जीवा वृत्त के कहीं पर भी हो सकती है। तो अब हम क्या करेंगे, एक दूसरा वृत्त लेते हैं और कहीं और जीवा बनाते हैं। तो देखिए मान लीजिए कि आपने यहां पर एक वृत्त लिया है ये, और इस वृत्त का केंद्र हो गया यहां पर, और अब हम क्या कर रहे हैं, इसकी जो जीवा है इसको कहां पर ले रहे हैं, कहीं और। तो मान लीजिए कि ये हो गई इसकी एक जीवा। तो अब आप बताओ क्या करना है, हमें इस जीवा से इस केंद्र पर लंब डालना है और लंब डालेंगे, ये हो गया इस पर लंब। तो ये हो गया हमारा O बिंदु, मान लीजिए इसे हमने डाल दिया M और ये हो गया हमारा PQ। तो अब हमारी जीवा क्या हो गई, जीवा हो गई हमारी PQ और लंब हो गया हमारा OM। और O क्या है हमारा, O है हमारा केंद्र। क्लियर। अब एक बात समझो, लंब डाल रहा है, क्या कर रहा है, केंद्र से जीवा पर लंब डाल रहा है। और लंब का मतलब होता है कोण कितने का बनाएगा, यहां पर कोण बनता है समकोण। कितने कितने डिग्री के कोण, ये होंगे दोनों 90 डिग्री के कोण। और इसी प्रकार आपका जो यहां पर कोण होंगे ये भी कितने होंगे, ये भी आपके 90 डिग्री के कोण होंगे। क्योंकि लंब का मतलब क्या होता है, लंब का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण। क्लियर बच्चों। तो सभी को समझ में आया कि केंद्र से जीवा पर लंब हम किस प्रकार डालते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये आपके पास एक वृत्त है और हमने यहां पर जीवा खींची है AB और केंद्र से हमने इस पर क्या किया, एक लंब डाल दिया। तो यहां पर हमारी जीवा क्या हो गई, जीवा हो गई AB और हमारा जो लंब हुआ वो लंब कितना हो गया, वो हो गया हमारा OM। क्या हो गया, लंब हमारा हो गया OM और जीवा हमारी यहां पर हो जाएगी AB। क्लियर। और केंद्र क्या है हमारा, केंद्र है हमारा यहां पर O। क्या है, ये जो O बिंदु है ये हमारा यहां पर वृत्त का केंद्र है। ठीक है बच्चों। तो सभी को समझ में आया कि केंद्र से जीवा पर लंब हम किस प्रकार डालते हैं। अब क्या करेंगे बच्चों, अब हम इससे जुड़ी हुई कुछ प्रमेयों को पढ़ेंगे। तो देखिए आपकी प्रमेय है 9.3, एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो क्या कह रही है ये प्रमेय कि वृत्त के एक केंद्र से, ये हो गया आपका वृत्त का केंद्र, तो वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब, तो जीवा क्या हो गई, जीवा हमारी यहां पर हो गई ये AB। तो इस वृत्त के केंद्र से इस जीवा पर जो हमने ये OM लंब डाला है,
तो ये लंब क्या करेगा, ये लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करने का मतलब है दो बराबर भागों में विभाजित करता है। मतलब हम यहां से कह देंगे कि यदि हमने OM लंब डाला जीवा AB पर तो क्या होगा, तो ये हमारा जीवा को क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा। मतलब यहां पर हमारा AM बराबर आएगा किसके, BM के। क्या होगा बच्चों कि ये जो हमारा AM है ये बराबर हो जाएगा BM के। मतलब यहां से यहां की दूरी और यहां से यहां की दूरी दोनों कैसी हो जाएंगी, दोनों बराबर हो जाएंगी। AM हमारा बराबर हो जाएगा BM के। ठीक है, समझ में आया सभी को क्या कह रही है प्रमेय? एक बार दोबारा सुनिए कि वृत्त के केंद्र से, ये वृत्त का केंद्र है, जीवा AB पर डाला गया लंब OM क्या करेगा, इस जीवा को समद्विभाजित करेगा। मतलब यहां पर AM बराबर हो जाएगा हमारा BM। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार हम इस प्रमेय को सिद्ध कर सकते हैं। तो देखते हैं इसका सिद्ध किस प्रकार करेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या है हमारे पास, दिया क्या क्या है, क्या दिया गया है हमारे पास, हमारे पास दिया गया है कि वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब। मतलब ये जो OM है ये लंब AB हमारे पास दिया गया है कि किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब। तो हम कह सकते हैं क्या दिया गया है, OM लंब है AB पर, तो OM लंब है AB पर, ये हमारे पास दिया गया है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, अब क्या सिद्ध करना है हमें कि ये जो लंब है ये इस जीवा को समद्विभाजित करता है, मतलब दो बराबर भागों में बांटता है। तो हमें सिद्ध करना होगा कि ये जो AM है ये बराबर आनी चाहिए हमारे BM के। तो हमें सिद्ध करना है AM बराबर BM। तो देखिए किस प्रकार करेंगे, वो पत्ती में देखो। तो सबसे पहली चीज तो आप मुझे ये बताओ कि जब भी हमें दो भुजाएं बराबर सिद्ध करनी हो तो हम क्या करते हैं, ये भुजाएं जिन त्रिभुजों में आ रही हैं उन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करते हैं और फिर लगाते हैं हम CPCT का नियम, और उससे क्या होता है, संगत भाग बराबर आ जाते हैं। तो देखो AM कहां पर है, ये है हमारा AM, और BM हमारा है ये, और ये दोनों भुजाएं हमारे इन दोनों त्रिभुजों में आ रही है। मतलब हमें इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करना होगा। तो हम लेते हैं हमारा जो पहला त्रिभुज है OMA, त्रिभुज OMA व त्रिभुज कौन सा हो जाएगा OMB, OMB में। तो जब हम इन दोनों त्रिभुजों में लेते हैं तो बताओ क्या क्या कह सकते हैं। सबसे पहली बात तो आप मुझे ये बताओ कि जब हमारा OM लंब है तो ये दोनों कोण कितने के हुए, OM लंब है मतलब ये दोनों कोण हमारे 90 डिग्री के हुए। कितने के हुए, ये दोनों कोण हमारे 90 डिग्री के हुए। तो देखो एक तो आपका कोण बराबर आ गया, क्लियर, क्या आ गया, एक कोण बराबर आ गया। अब यदि हम बात करें कि ये जो OA भुजा है ये किसके बराबर आएगी, OB के बराबर आएगी। और इसका कारण क्या होगा कि जो OA है ये भी क्या है, हमारी त्रिज्या है। भाई OA भी हमारी त्रिज्या है और OB भी क्या है, OB भी हमारी त्रिज्या है। मतलब OA बराबर होगा OB के। तो हम यहां से कह सकते हैं कि OA बराबर होगा OB के। कारण क्या है, दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं, दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं, तो ये दोनों बराबर होंगे। और हम क्या कह सकते हैं, देखो कोण कौन सा बराबर हो रहा है, ये जो कोण है वो इस कोण के बराबर है। मतलब कोण OMA, कोण OMA बराबर है कौन से वाले कोण के, कोण OMB के। क्या हो गया, कोण OMA बराबर हो गया कोण OMB। और इसका कारण है कि ये दोनों कोण 90 डिग्री के हैं, दोनों 90 डिग्री के कोण हैं।
और देखो, और क्या कह सकते हैं, एक भुजा मिल गई, एक कोण मिल गया। और यदि हम इसमें देखें तो देखो जो OM भुजा है वो आपके इन दोनों त्रिभुजों में आ रही है। तो बच्चों OM हमारी यहां पर हो जाएगी उभयनिष्ठ भुजा। तो हम कह सकते हैं कि OM बराबर OM ये हो गई उभयनिष्ठ भुजा। क्या हो गई, ये हमारी उभयनिष्ठ भुजा। तो OM बराबर OM हमारी उभयनिष्ठ भुजा हो गई। तो दो तो भुजाएं और एक आ रहा है कोण। तो कौन सा नियम लगेगा, यहां लगेगा SAS सर्वांग समता कसौटी। और देखो दोनों भुजाएं कौन कौन सी है, एक है OA और एक है हमारे पास ये दोनों। क्लियर, क्या क्या आ गया, ये आ गया। तो बताओ क्या अब हम यहां पर SAS नियम लगा सकते हैं। SAS में क्या होता है, SAS में हमारे पास जो दो भुजाएं होती हैं उनके बीच का कोण आता है। लेकिन यहां पर दो भुजाएं हैं OA और OM, दोनों भुजाएं हैं और इनके बीच का कोण तो ये है, लेकिन हमने इनके बीच का कोण नहीं लिया है। इसका मतलब ऐसे सर्वांग समता नियम नहीं लगा। तो फिर कौन सा लगाएं, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारे पास समकोण हो तो हम लगाते हैं RHS सर्वांग समता कसौटी। RHS में देखो क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो गया 90 डिग्री का कोण, ये हमारा कर्ण हो गया। देखो नियम था हमारे पास RHS, क्या क्या था इनका मतलब, एक लेनी है हमें भुजा, एक लेना है हमें कर्ण और एक लेना है हमें 90 डिग्री का कोण। तो देखो 90 डिग्री का कोण आ गया, बिल्कुल सही बात है। ये हमारे पास कर्ण हो गया, बिल्कुल सही बात है। और एक ले ली हमने भुजा। तो हम कह सकते हैं कि जो OA बराबर OB है ये तो है हमारा क्या कर्ण H, ठीक है। और ये जो है ये हमारा है R और ये है हमारी भुजा S। तो अर्थात हम यहां लगा सकते हैं RHS सर्वांग समता कसौटी। तो क्या हो जाएगा कि अतः RHS सर्वांग समता कसौटी से, RHS सर्वांग समता कसौटी से क्या हो जाएगा कि ये दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांगसम हो जाएंगे। तो अर्थात हम कह सकते हैं त्रिभुज OMA ये हमारा सर्वांगसम आ गया, किस त्रिभुज के आ गया, त्रिभुज OMB के आ गया। और अब आप मुझे बताओ कि जब हमारे पास दो त्रिभुज सर्वांगसम हो तो हम लगा सकते हैं CPCT नियम। और CPCT नियम क्या है कि यदि हमारे पास दो त्रिभुज सर्वांगसम हो तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं। तो क्या कह सकते हैं, तो CPCT नियम से, तो CPCT नियम से, और CPCT नियम क्या है एक बार लिख लेते हैं। देखो CPCT है हमारे पास यदि दो त्रिभुज, यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम हो, सर्वांगसम है तो उनके संगत भाग, उनके संगत भाग बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, तो जैसे ही हम CPCT नियम लगाएंगे मतलब इन दोनों त्रिभुजों में संगत भाग बराबर होंगे। अर्थात हम यहां पर कह सकते हैं कि इस त्रिभुज की जो AM भुजा है वो इस वाले त्रिभुज की BM भुजा के बराबर होगी। तो हम कह सकते हैं AM बराबर BM, किससे कहा है हमने, ये CPCT से कहा है। क्या आ गया, AM बराबर BM आ गया। और यही क्या करना था बच्चों, हमें सिद्ध करना था, इति सिद्धम। क्लियर, समझ में आया किस प्रकार हमने इसे सिद्ध किया है कि ये AM बराबर BM किस प्रकार आपका आया है। क्लियर, तो देखो यहां से हमारा ये सिद्ध हो गया। क्या करना था हमें कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। अर्थात हम लिख सकते हैं अतः वृत्त के केंद्र से, तो यहां लिख लेते हैं अतः वृत्त के केंद्र से, केंद्र से
जीवा पर डाला गया लंब, जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, जीवा को समद्विभाजित करता है। क्लियर? समझ में आ गया सभी को किस प्रकार हमने यहां पर इसे सिद्ध किया है। ठीक है बच्चों, तो एक बार इसे दोबारा देखते हैं। देखो कैसे किया है हमने। तो सबसे पहले तो देखिए हमारे पास क्या दिया गया है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर हमने एक लंब डाला है। तो OM लंब है AB पर, ये हमारे पास दिया गया है। सिद्ध करना है कि ये जो लंब है ये जीवा को समद्विभाजित करता है, मतलब हमारा AM बराबर होना चाहिए BM के। ये करना है हमें यहां पर सिद्ध। और हम जानते हैं दो भुजाओं को बराबर सिद्ध करना है, तो ये दो भुजाएं जिन त्रिभुजों में आ रही है उन त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। तो हमने त्रिभुज ले लिए OMA और ले लिया त्रिभुज OMB, और इन दोनों त्रिभुजों में हमने देखा कि OA बराबर हो गया OB के, क्योंकि दोनों क्या हैं, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ये दोनों 90 डिग्री के कोण होंगे क्योंकि हमने लंब डाला है, और जैसे ही हमने ये OM लंब डाला AB पर, ये दोनों 90 डिग्री के कोण हो गए, और हमारा यहां पर OM आ गई उभयनिष्ठ भुजा। तो अब समझो, तो अब हम सोच रहे थे कि SAS नियम यहां पर लग जाएगा, लेकिन ये दोनों भुजाओं के बीच का कोण क्या है, ये वाला है, ना कि ये वाला। और SAS में क्या होता है, जो कोण होता है वो दोनों भुजाओं के बीच में होता है, अर्थात SAS नियम यहां पर नहीं लगा। ये बात बिल्कुल याद रखना कि यदि आप कह देते हो कि ये SAS नियम से हमने सिद्ध किया है, तो आपका सवाल गलत माना जाएगा, क्योंकि हम यहां पर SAS नियम नहीं लगा सकते। तो कौन सा लगाएंगे, समकोण त्रिभुज दिखता है, मतलब हम लगाते हैं RHS नियम। अब RHS नियम में हमें चाहिए एक समकोण, ये मिल गया समकोण। H का मतलब होता है कर्ण, कर्ण हमें मिला OA, और S का मतलब होता है भुजा, तो भुजा भी मिल गई। अर्थात हमने यहां पर RHS सर्वांग समता कसौटी का प्रयोग किया और दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर दिया। फिर हमने यहां पर CPCT नियम लगाया। CPCT क्या है कि दो त्रिभुज सर्वांग सम हैं तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारा AM बराबर होगा BM के। और यही क्या करना था बच्चों, हमें सिद्ध करना था। अर्थात हम कह सकते हैं कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ठीक है बच्चों, तो अब तो सभी को समझ में आ गया होगा। तो अब करते हैं इसकी अगली प्रमेय। तो देखिए प्रमेय 9.4 है, एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। क्या कह रहा है कि मान लीजिए ये हमारे पास वृत्त का केंद्र है, तो वृत्त के केंद्र से एक जीवा हो गई AB, तो इस जीवा को समद्विभाजित करने के लिए, मतलब यदि हमें AM बराबर BM दिया है, तो इसे समद्विभाजित करने के लिए जो हम यहां पर रेखा खींचेंगे, ये जो रेखा खींची है हमने OM, ये रेखा क्या होगी, ये रेखा इस जीवा पर लंब होगी। मतलब जो प्रमेय हमने जस्ट इससे पहले कही है, ये क्या हो गया, उसका उल्टा हो गया। वहां पर लंब दिया गया था और जीवा को समद्विभाजित करता था, यहां दिया गया है कि जीवा को समद्विभाजित करता है और सिद्ध करना है कि लंब होता है। तो देखिए किस प्रकार हम इसे सिद्ध कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो दिया है, क्या दिया गया है, देखो क्या दिया गया है, पढ़ो। केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए, मतलब हमें दिया गया है कि AM बराबर है BM के। तो हमारे पास दिया गया है AM बराबर BM, और हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, देखिए सिद्ध करना है कि खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। मतलब हमें सिद्ध करना है कि जो OM है
ये हमारा लंब है ए बी पर। क्या सिद्ध करना है कि OM लंब है ए बी पर। अब आप मुझे बताओ कि यदि हम इस OM रेखा को लंब सिद्ध करना चाह रहे हैं ए बी पर, तो हमें क्या सिद्ध करना होगा? देखो, किसी भी रेखा को लंब सिद्ध करने के लिए हमारे पास दो चीजें करनी होंगी। पहला तो यह है कि ये जो दोनों कोण हैं ये 90 के आने चाहिए। भाई लंब का मतलब क्या है? लंब का मतलब है दोनों कोण 90 के आने चाहिए। तो हम क्या करते हैं, पहले क्या कर सकते हैं, देखो इन दोनों कोणों को 90 का बताना है, मतलब दोनों कोण बराबर होंगे और 90 के होंगे। तो पहला काम हम करेंगे कि ये दोनों कोणों को बराबर कर लेते हैं। पहले क्या कर रहे हैं, इन दोनों कोणों को बराबर हम कर रहे हैं। किस प्रकार कर सकते हैं? दो कोण बराबर करने हो तो ये दोनों कोण जिस त्रिभुज में आ रहे हैं उन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। तो देखो ये दोनों कोण हैं हमारे पास और इन दोनों कोण ये दो त्रिभुजों में आ रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, उपपत्ति में हम इन दोनों त्रिभुजों को ले लेते हैं। कौन कौन से हैं? त्रिभुज OMA व त्रिभुज OMB में क्या कह सकते हैं? देखिए इन दोनों त्रिभुजों में हम सबसे पहले तो हमारे पास दिया क्या है, AM बराबर है BM। ये क्या है हमारे पास दिया गया है, AM बराबर है BM, ये हमारे पास दिया है। और क्या दिया गया है? देखो यदि आप बात करो OA रेखा की तो ये जो OA भुजा है ये बराबर होगी OB के। क्या होगा? OA बराबर होगा OB के। और इसके पीछे का कारण दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो यहां पर जो हमारा OA है ये बराबर होगा OB के और कारण होगा दोनों वृत्त की त्रिज्याएं। ठीक है, दोनों क्या हो गई? वृत्त की त्रिज्याएं हो गई, दो भुजाएं मिल गई हैं। अब यदि हम बात करें तो ये जो OM भुजा है ये भी क्या है, इन दोनों त्रिभुजों में आ रही है। मतलब जो OM है ये हमारी उभयनिष्ठ भुजा है। तो OM बराबर है OM के और ये है हमारे पास उभयनिष्ठ भुजा। क्या हो गई? ये हमारी उभयनिष्ठ भुजा हो गई। तो देखिए तीन भुजाएं और यहां भी तीन भुजाएं, तो एक त्रिभुज की तीन भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीन भुजाओं के बराबर है। तो SSS सर्वांग समता नियम से ये दोनों त्रिभुज हमारे क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। तो हम कह सकते हैं, क्या कहेंगे? अतः SSS सर्वांग समता कसौटी से क्या हो जाएगा? SSS सर्वांग समता कसौटी से हम कह सकते हैं क्या हो जाएंगे कि हमारे जो त्रिभुज है कौन से? OMA सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज OMB के। अब देखो जैसे ही हमारे दो त्रिभुज सर्वांगसम हुए हम लगा सकते हैं CPCT नियम। तो CPCT से क्या हो जाएगा? इनके संगत भाग बराबर होंगे। तो जैसे ही हमारे इनके संगत भाग बराबर हुए हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं कोण OMA बराबर होगा कोण OMB के। अब देखो ये दोनों कोण आपस में बराबर तो आ गए, लेकिन हमें इन दोनों कोणों को 90 डिग्री के बराबर करना होगा। अब वो चीज कैसे की जाए? तो समझो ये जो दोनों कोण हैं ये हमारे कौन सी रेखा पर हैं? ये है हमारे AB रेखा पर। इसका मतलब हम यहां पर प्रयोग कर सकते हैं रैखिक युग्म। क्या प्रयोग कर सकते हैं? रैखिक युग्म। तो उसमें क्या होगा? इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होगा। तो रैखिक युग्म से क्या हो जाएगा कि हमारा इन दोनों कोणों का योग कोण OMA प्लस कोण OMB, ये दोनों का योग 180 डिग्री होगा। इसे मान लीजिए समीकरण 1।
तो अब देखो समीकरण एक कहता है कि ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं, तो हम लिख सकते हैं कोण OMA प्लस कोण OMA बराबर 180 डिग्री, और ये किया है हमने समीकरण एक से। तो यहां से हमारे पास आ गया दो कोण OMA बराबर 180 डिग्री। तो यहां से हम कह सकते हैं कि हमारा कोण OMA बराबर 180 डिग्री बटे 2, तो कोण OMA बराबर आ गया 90 डिग्री। कितना आ गया? कोण OMA हमारा 90 डिग्री के बराबर आ गया। और समीकरण एक से क्या हो जाएगा? समीकरण एक में क्या था कि चूंकि कोण OMA बराबर है कोण OMB के, तो यहां से कोण OMA बराबर कोण OMB बराबर हो गया 90 डिग्री के। ये दोनों की दोनों कोण कैसे हो गए? 90 डिग्री के हो गए। और जैसे ये दोनों कोण 90 डिग्री के हुए, अब आप देखिए जैसे ये दोनों कोण 90 के होंगे तो ये जो OM है क्या हो जाएगा? ये OM हमारा एक लंब हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं OM लंब होगा AB पर। तो अतः क्या कह देंगे? अतः OM लंब होगा AB पर। ठीक है, हो गया ये आपका सिद्ध, इति सिद्धम। ठीक है, क्या हो गया? OM हमारा लंब हो गया AB पर। क्लियर बच्चों? यही हमें यहां पर करना था सिद्ध। ठीक है, तो सभी को समझ में आया किस प्रकार से हमने इसे यहां पर सिद्ध किया है। चलो बच्चों एक बार हम देखते हैं इसे दोबारा। तो देखो हमें क्या सिद्ध करने के लिए बोला गया था? प्रमेय में बोला था कि वृत्त के केंद्र से यानी O से एक जीवा AB हो गई, तो समद्विभाजित करने के लिए मतलब हमें दिया गया है AM बराबर BM, करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है, यानी हमें इस OM को लंब सिद्ध करना है जीवा AB पर। तो देखिए दिया क्या क्या है? AM बराबर BM सिद्ध करना है, OM लंब है AB पर। अब देखो इसे लंब सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना होगा? इन दोनों कोणों को बराबर व 90 डिग्री के बराबर सिद्ध करना होगा। तो दो कोणों को बराबर सिद्ध करने के लिए हमने दोनों त्रिभुज लिए, इन दोनों त्रिभुजों में तीन भुजाओं को इसकी तीन भुजाओं के बराबर किया और लगाया SSS सर्वांग समता कसौटी। तो ये दोनों आपके सर्वांग सम हो गए। CPCT से हमने इनके संगत कोण बराबर कर दिए। अब ये कोण बराबर तो आ गए, हमें करने हैं दोनों कोण 90 के बराबर। अब वो किस प्रकार किया जाए? तो हमने यहां पर प्रयोग किया रैखिक युग्म का। ये दोनों एक ही रेखा पर हैं, तो हमने यहां लगा दिया रैखिक युग्म, अर्थात इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होगा। यहां से देखो दोनों बराबर हैं, तो दो कोण OMA बराबर 180 डिग्री, और यहां से कोण OMA बराबर आ गया 90 डिग्री। तो अर्थात हमने सिद्ध कर दिया कोण OMA बराबर कोण OMB बराबर होगा 90 डिग्री के। और इस सब से हम कह सकते हैं कि हमारा जो OM है ये लंब होगा AB जीवा पर। क्लियर? और यही चीज बच्चों हमें करनी थी यहां पर सिद्ध। ठीक है, तो सभी को समझ में आया होगा किस प्रकार हमने इसे यहां पर सिद्ध किया है। तो बच्चों इस भाग में हमने क्या क्या पढ़ा? इस भाग में हमने केंद्र से जीवा पर लंब को जाना कि वृत्त के केंद्र से किसी जीवा पर लंब किस प्रकार डाला जाता है, और इससे संबंधित हमने दो प्रमेय पढ़ा। क्या थी दो प्रमेय? तो पहली थी कि यदि वृत्त के केंद्र से जीवा पर हम एक लंब डालते हैं तो वो जो लंब होगा वो जीवा को समद्विभाजित करता है। और दूसरी प्रमेय क्या थी कि यदि हम वृत्त के केंद्र से क्या कर रहे हैं, जीवा पर एक रेखा डाल रहे हैं और वो उस जीवा को दो भागों में विभाजित करती है, बराबर भागों में, मतलब समद्विभाजित करती है, तो वो जो रेखा होगी वो हमारी एक लंब होगी। ये दो प्रमेय हमने इसमें पढ़ी थी। तो बच्चों ये हो गए हमारे सीखने के प्रतिफल। अब हम करते हैं इसके मूल्यांकन के कुछ प्रश्नों को।
तो पहला प्रश्न है, यदि वृत्त की त्रिज्या 5 है और OB बराबर 3 सेमी है तो AC का मान होगा। समझो, देखो आपकी त्रिज्या क्या है 5, इसका मतलब OA आपकी कितनी हो जाएगी, ये हो गई 5 और OB है हमारे पास 3। तो बताओ हमें निकालना है AC का मान। अब समझो, देखो ये क्या है, वृत्त का केंद्र, और इस वृत्त के केंद्र से जीवा पर हमने क्या डाला है, एक लंब डाला है। तो क्या होगा, ये लंब इस जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित करेगा। तो क्या हो गया, यहां पर हमारा लंब हो गया OB। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं OB लंब है हमारे पास AC पर, तो यहां से ये हो जाएंगे दोनों बराबर भागों में विभक्त। तो हम कह सकते हैं कि हमारा ये जो AC होगा ये बराबर होगा AB प्लस BC। तो यदि हम AB का मान निकाल लें, क्या होगा, एक्चुअली ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहां पर आपका हो जाएगा, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगी, मतलब AB बराबर AC आपका हो जाएगा। अब आप समझो, हमें निकालना है AC भुजा, और हमें पता है कि जो हमारा AC है वो क्या है, AC है हमारा AB प्लस BC। तो यदि हमारे पास कहीं से भी AB का मान प्राप्त हो जाए तो हम AC का मान प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए AB का मान कैसे निकालेंगे, ये कौन सा त्रिभुज हो गया, ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज। तो त्रिभुज ABO हमारा समकोण त्रिभुज है, तो हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो क्या कर सकते हैं, देखिए हम यहां लगा सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय। और किस त्रिभुज में लगा रहे हैं, यहां पर हम लगा रहे हैं त्रिभुज ABO में, त्रिभुज ABO में। ठीक है, अब पाइथागोरस लगा दीजिए। देखो यहां पर आपका क्या है, 90 डिग्री का कोण, तो OA आपकी क्या हो गया, OA आपका हो गया कर्ण, मतलब OA का स्क्वायर बराबर आ जाएगा AB का स्क्वायर प्लस आ जाएगा आपके पास OB का स्क्वायर। तो यहां पर क्या देखो, OA का मान है आपके पास 5 का स्क्वायर, AB का स्क्वायर, और यहां से आ गया OB का मान है हमारे पास 3 का स्क्वायर। तो देखो 5 25, तो ये हो गया 25 बराबर AB का स्क्वायर प्लस 9। तो यहां से AB का स्क्वायर बराबर 25 माइनस 9 बराबर 16। तो बताओ AB कितना आ गया, AB हमारे पास 4 आ गया। तो AB का मान कितना आ गया, 4। तो जैसे ही हमारे पास AB का मान 4 आया तो AB बराबर है AC, तो क्या है, AB बराबर है BC, AB बराबर है BC। तो AB हमारा बराबर है BC के, तो AB बराबर आया है 4 cm, और चूंकि AB बराबर है BC तो यहां से BC भी कितना आ गया, 4 cm, BC भी कितना आ गया, 4 cm। तो हमें निकालना है AC का मान। AC कितना है, AC बराबर AB का मान 4, BC का मान 4, तो AC बराबर आ गया 8 सेमी। कितना आ गया AC आ गया 8 सेमी। तो कौन सा सही है, ये हमारा इसमें ब सही है। देखो समझ में आया किस प्रकार किया है। देखो लंब डाला जीवा AC पर तो समद्विभाजित करेगा, मतलब AB बराबर होगा BC के। हमने AB का मान पाइथागोरस से निकाला, 4 आ गया, ये भी 4, ये भी 4, दोनों को जोड़ा 8 आ गया। क्लियर। अब करते हैं अगला प्रश्न। तो प्रश्न 2 है, यदि OT रेखा L पर लंबवत है तो PQ बटे RS का अनुपात क्या होगा। देखो ये जो OT है ये हमारी इस पूरी रेखा पर लंबवत है, तो OT हमारा लंब है L रेखा पर। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब OT ये हमारा लंब होगा। बताओ किस पे लंब होगा, अगर ये हमारा जीवा QR पर भी लंब होगा, वह
OT हमारा लंब होगा PS जीवा पर भी। भाई PS पर भी लंब होगा और ये हमारा QR पर भी लंब होगा। और जैसे ये लंब हुआ तो क्या होता है, लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि चूंकि OT लंब है, किस पर है, OT लंब QR है, तो यहां से क्या होगा, OT लंब यदि QR है तो आपका QT बराबर होगा RT के। भाई समद्विभाजित करेगा मतलब QT बराबर होगा RT, तो QT बराबर RT, समीकरण नंबर 1। चूंकि और क्या है, OT लंब है PS पर, OT लंब है PS पर, तो क्या होगा, ये भी जीवा को समद्विभाजित करेगा। मतलब ये जो PT है ये बराबर होगा ST के। क्या हो जाएगा, PT बराबर ST, तो PT बराबर ST। समीकरण 2, हमें क्या चाहिए, PQ बटे RS का मान चाहिए। तो PQ तो है ये और RS है ये, तो अब आप मुझे बताओ, यदि आपको PQ चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, PT में से यदि हम QT को घटा दें, PT में से QT घटा दें तो हमारे पास PQ बचेगा। अर्थात हमें क्या करना होगा, PT में से QT घटाना होगा। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, घटा देंगे तो क्या आएगा, देखो यहां से आ जाएगा हमारे पास 2 है PT माइनस QT और यहां हो जाएगा ST माइनस RT। तो देखो PT में से QT गया तो PT में से QT गया तो बचा PQ, और यहां पर ST में से जब हमारा RT जाएगा तो बचेगा कितना, RS, ये बच गया RS। तो जब PQ बराबर है RS के, क्या है बच्चों, PQ बराबर है RS के, तो यहां से PQ बटे RS हो जाएगा PQ बटे PQ, PQ से PQ मतलब कितना हो जाएगा, PQ बटे RS हमारे पास 1 हो जाएगा। कितना आ गया इसका मान, इसका मान हो जाएगा हमारे पास 1, मतलब यहां पर हमारा सही होगा। ठीक है बच्चों, तो सभी को समझ में आया किस प्रकार हमने इस प्रश्न को यहां हल किया है। दोबारा समझिए, देखो आपका OT लंब है L रेखा पर, तो L रेखा पर लंब है तो इसका मतलब OT लंब होगा जीवा QR पर और OT लंब होगा जीवा PS पर। तो जब हमारा OT लंब है QR पर, इसका मतलब ये समद्विभाजित करेगा, तो QT बराबर होगा RT के, और जब OT लंब है PS पर तो ये समद्विभाजित करेगा, PT बराबर होगा ST के, PT बराबर ST। हमें चाहिए PQ व RS, तो क्या किया हमने, PT में से QT घटा दिया और ST में से RT घटा दिया, मतलब हमने समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाया, तो ये घटाने पर ये PQ बच गया, ये RS बच गया, दोनों का मान बराबर है तो इनका अनुपात कितना आएगा, 1 आएगा। तो कौन सा सही है, इसका सही जवाब है। ठीक है बच्चों, क्या हो गया इसका सही जवाब। तो बच्चों यहां पर करते हैं हम ये भाग को समाप्त। इस भाग में हमने केंद्र से जीवा पर लंब को पढ़ा है। अब हम इसके बाद का अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो मैं आशा करता हूं आप सभी को मेरी कक्षा अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बाय।